Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to solve some previous questions that have been asked in recent interviews. Okay, so today we are targeting Capgemini ke questions, and these questions are not random. Actually, I have picked them from one of the experiences of a candidate. So some Shivraj has posted these interview questions for round one and round two. तो अपन पहले राउंड वन देखेंगे फिर राउंड टू देखेंगे, ठीक है. एंड दिस वाज काइंड ऑफ अ रोल फॉर सेलेनियम प्लस जावा समथिंग लाइक दैट. तो मैंने वो सेलेनियम वाले क्वेश्चंस ना हटा दिए हैं, मतलब वो टेस्टिंग रोल से थे. अपन जावा वाले क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं बस. सो विल गो थ्रू them one by one and देखेंगे कैसे आंसर कर सकते हैं and what you should answer, and let's move on to that. So I've created this also. I've created a PDF for you guys. I'll share this in the description box. So आप लोग लिंक चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. And let's start with this. See, this is tech stack is core Java Spring Boot. एक्सपीरियंस इज अराउंड 2 to 4 years, ठीक है. एंड टेक्निकल राउंड है, राउंड वन है. राउंड वन के क्वेश्चन है सारे यहाँ पे. बेसिकली बेसिक इंस्ट्रक्शन आई हैव रिटन कि कैसे यूज़ करना है इस हैंड आउट को. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर इंटरव्यू पूछ रहा है तुम्हारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है करंट प्रोजेक्ट का, तो यार ये बहुत ही कैंडिडेट टू कैंडिडेट क्वेश्चन वेरी करेगा, आंसर वेरी करेगा. कैसे आंसर करना है, स्पेंड अराउंड 45 to 60 सेकेंड्स ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है. बात करो कि तुम पहले इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, देन टेल अबाउट द डोमेन यू आर वर्किंग इन. डोमेन कैन बी एजुकेशन, से फाइनेंस में हो या फिर फिनटेक, मतलब फिनटेक बता दिया, फिर किस एनी डोमेन दैट यू वर्किंग इन, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो उसके हिसाब से डोमेन बताओ. देन गो इनटू टेक्निकल साइड, ठीक है. टेक्निकल बताओ तुम क्या क्या चीज़ें करते हो, क्या क्या तुम्हारे रोल्स हैं. एपीआई डेवलपमेंट हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, या आर्किटेक्ट हो, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है. आजकल के टाइम पे ना वो फोकस करेगा, जो इंटरव्यूअर है फोकस करेगा तुमने ओनरशिप कितनी ली है. तो उस पर बहुत फोकस रखना जब तुम आंसर कर रहे हो, कि तुमने क्या एज अ लीड किया, डिस्पाइट यू डोंट हैव अ पोजीशन ऑफ लीड, बट तुमने क्या चीज़ ओनरशिप लेके सॉल्व करी है. तो उसमें एक मैंने जनरिक आंसर दिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अलाउड, आप लोग पढ़ लेना आराम से. एक जनरिक आंसर है जो मेरे हिसाब से सही है. तो बेसिकली आपको कैसे फ्रेम करना है ये देखोगे, तो लीड विद योर स्टैक, देन टेल अबाउट व्हाट यू बिल्ड, हाउ यू कोलैबोरेट. कोलैबोरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर देखो तो कोलैबोरेटिंग इन एजाइल सेरेमनीज, स्प्रिंट प्लानिंग में, डेली स्टैंडअप्स में एंड रिव्यूज में, ठीक है. यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स. तो अपने हिसाब से इसका आंसर बनाओ. एक जनरिक आंसर दिया है, इसी को आप चाहे बेटर कर लेना, यूज एआई टू मेक इट बेटर, बट कुछ इस तरह से आंसर करना, ठीक है. ऑल्सो ऑलवेज नेम कॉन्क्रीट टूल्स. वेग आंसर्स लाइक आई राइट सम कोड सिग्नल्स अ जूनियर कैंडिडेट. और ये 2 से 4 एक्सपीरियंस के ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए है ये, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट रिक्वायरमेंट्स. इसके भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है. एक जनरल आंसर इज दैट कि बेसिकली इंटरव्यू इज चेकिंग वेदर यू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस और नॉट. आपका काम एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज नॉट जस्ट राइटिंग कोड. और आजकल के टाइम में तो खासकर व्हेन क्लाउड और समथिंग एआई एजेंट्स आते हैं, तो तुम्हें बताना तुम पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो कर रहे हो, तुम टीममेट से कनेक्ट कैसे करते हो. सो इस आंसर को, ये जो मैंने लिखा है ना, यूज दिस आंसर इटसेल्फ. अगर तुम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो दैट इज वेरी गुड, बट बेसिक मिनिमम आंसर शुड बी दिस. रिक्वायरमेंट्स कम प्राइमली एज अ यूजर स्टोरीज इन जीरा, ठीक है. सबका कॉमन है. इफ नॉट जीरा, सम अदर टूल विल बी यूज्ड for ticket creation, each with clear acceptance criteria. They are discussed and clarified during sprint planning, backlog grooming with the business analyst and product owner. Use these terms, always use technical terms कभी भी बात करते हुए, ठीक है. For large feature I also refer to design documents, API contracts, Swagger वगैरह यूज करते हैं, और wireframes अगर बनाए गए हों. And whenever a story is ambiguous, I raise it early with the BA rather than assuming, ठीक है. BA is business analyst, and I use the acceptance criteria as the definition of done for my code. This is a good way of answering, to be honest. You can add more points to this, but basic should be this. Now coming to third question. Now third question is technical है हमारा, ठीक है. You have to write a program to find the frequency of each character in a string without using hash map. हैश मैप से भी करना आना चाहिए, आई होप वो आता हो. लेकिन विदाउट हैश मैप यूज करने का तरीका है कि आप एरे यूज कर लो 256 कैरेक्टर, 256 साइज का. उसमें एरे में क्या होगा, हर एक कैरेक्टर को आज की वैल्यू से मैप कर देंगे. मैं कोड यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको. सपोज कोई इनपुट कैपजेमिनी है, तो आपने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया 256 साइज का, और हर एक जो कैरेक्टर होगा ना, जावा में एक फीचर होता है कि आप कैरेक्टर अगर एरे के इंडेक्स में लिखोगे ना, तो अपने आस्काई से मैप हो जाता है. मैं एक बार आपको लिख के भी दिखाता हूँ. जैसे आपका आपने लिखा फ्रीक्वेंसी, अपन ने फ्रीक्वेंसी ये बना लिया, ठीक है. INT फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू INT, और मैंने 256 साइज का बना लिया. अगर मैं कहीं पे भी लिख रहा हूँ कि सपोज करो फ्रीक्वेंसी ऑफ सी करके समथिंग लाइक दिस, तो ये ना ये कन्वर्ट हो जाता है काइंड ऑफ. मैं यहाँ पे रफ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ 99, क्योंकि आस्काई वैल्यू ऑफ सी, कैरेक्टर सी इज 99. तो अगर इफ यू वांट टू चेक, एक बार देख लेते हैं हम लोग आस्काई क्या होता है सी का, जस्ट टू चेक INT ऑफ सी. एक बार क्विकली प्रिंट करते हैं.
सी को जल्दी से, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अगर प्रिंट करते हैं सी का आज का ही प्रिंट हो जाएगा, देखो 99 है, ठीक है। ऐसे ही मतलब बेसिकली ये जावा का एक फीचर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम ने हमें फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, फिर हम आइट्रेट कर रहे हैं इनपुट एरे पे, और फॉर एवरी कैरेक्टर हम लोग उसकी देखो इनिशियली जो ये फ्रीक्वेंसी बनी है ना, मुझे एक और चीज करने दो, मैं एक स्केली ड्रॉप पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब चलो जल्दी से एक बार छोटा सा ऐसे हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना दी है, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे करके 255 तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 दिस एंड 255 तक जाएगा, ठीक है। और सबकी वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे कहीं सपोज करो 99 आ गया, इसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब कैप जमने का टिप सी सी डी डी ई है, हमारी स्ट्रिंग है। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सी लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैप होगा 99 वाले आस्की कैरेक्टर पे, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ प्लस प्लस, ठीक है। अगर तुम प्रोग्राम देखो, यहाँ पे है हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे देखो, तो सी आया सपोज करो, और सी का प्लस प्लस, तो ये एफ ऑफ 99, सॉरी फॉर माई राइटिंग हियर, माउस से लिख रहा हूँ मैं, 99 प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एवरी कैरेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है, प्रिंट वाली द कैरेक्टर्स दैट्स एक्चुअली अपीयर्ड। तो जहां पे भी देखा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इस वाले एरे में जहां भी 0 नहीं है वो प्रिंट कर देगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत सिंपल है प्रोग्राम, एक बार लिख के देखना अपने खुद से हाथ से, चाहे देख के लिखना, और एक एक लाइन समझना, बहुत सिंपल है। ऑल्सो लर्न यूजिंग हैश मैप ऑल्सो, कैसा अगर नहीं आता तो बहुत सिंपल होता है, हैश मैप वाला भी सीख लेना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जरूर बताना, डिस्कस करना, लाइक इंटरव्यूअर शुडंट बी आस्किंग यू दैट, खुद से तुम्हें बताना है, ये ध्यान रखना हमेशा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अंकित, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से अपन, इसको इरेज करते हैं, हाउ टू इरेज दिस वन, क्लियर स्क्रीन है यहाँ पे कोई, ओके क्लियर नहीं दिख रहा अभी, तो कहीं और चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने लिखा है स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। यार ये पता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ना स्ट्रिंग में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सीनियर से भी पूछा जाता है। तो इस केस में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, इफ यू कैन गेस इन द कमेंट सेक्शन, डू गेस बिफोर आई एक्सप्लेन द आंसर। तो इस केस में देखो, अपने जावा में दो तरह की मेमोरी होती है, एक हीप होता है और एक एससीपी होता है, ठीक है। दिस इज एससीपी, बाहर वाला मान लो हीप है, ठीक है, और अंदर वाला एससीपी है, एससीपी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, एक सेकंड रुक जाओ, बस यहाँ पे लिखते हैं अपन एससीपी, ये एससीपी है, ठीक है। एससीपी इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। अब जब अपन इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अंकित, तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक तो s1 वेरिएबल बन गया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ना कैरेक्टर सी यूज करता हूँ लिखने को, ये s1 वेरिएबल बन गया। अब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, ठीक है। सपोज को रेड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा हीप के अंदर अंकित का, ठीक है। मान लो समझ आना, ये ऑब्जेक्ट है एससीपी ब्लैक में, ध्यान रखना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनेगा अंकित का इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और इसका साइज लिख लेते हैं स्मॉल में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हीप में बनेगा और एक ऑब्जेक्ट बनेगा एससीपी में, ठीक है, जब भी तुम इस तरह से स्ट्रिंग बना रहे हो, ओके। आई एम सॉरी फॉर दिस, फॉर बैड डायग्राम, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे अंकित का, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बन गए, और जो S1 होगा वो पॉइंट पता है किसे करेगा, हीप वाले को, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट केस, तो इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बने, दो ऑब्जेक्ट बने, एक एससीपी में बन रहा है और एक हीप में बन रहा है। लेकिन सपोज करो मैं ऐसे लिखता, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू जावा, तो इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बनते हैं, जस्ट हैव अ रैंडम गेस। इस केस में होता है एक ही ऑब्जेक्ट बनता, और इस केस में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, s2 एंड जावा एक ऑब्जेक्ट बन जाता सीधे
अरे यार ये थोड़ा ना लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। जावा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर S2 जो पॉइंट कर रहा होता है वो सिर्फ इसको कर रहा होता है, जावा को। ठीक है, ये हो गया ये केस। अब सपोज करो मैं एक और ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, एक और स्ट्रिंग ले आता हूँ, string, ठीक है, S3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया अंकित। अंकित ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एनी गेसेस, एनी रैंडम गेसेस, एक ऑब्जेक्ट। गलत, इफ यू आर सेइंग एक, इस केस में बनेगा 0 ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रिंग पूल का ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो जेवीएम होता है ना ऑप्टिमाइजेशन करता है। अगर ये चीज ये देखेगा, अगर ये स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है सीपी में, तो ये नहीं बनाएगा इसको। तो इस केस में जो S3 आएगा हमारा भाई, S3 कर देगा पॉइंट सीधे SCP वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस केस में। अब इस केस में तुम लोग कैन यू आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस, कैन यू आंसर दिस S1 equals to S3 or not? Just answer this in the comment, okay? And we will discuss this if you want me to, if you write in the comment box. So let's move on to next one. ये क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा? बेसिकली स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल इसलिए होती है ना, स्ट्रिंग क्लास डिक्लेयर करी जाती है एज अ फाइनल। इफ यू कैन सी, लेट मी राइट दी स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास जब बनाई जाती है ना, अगर तुम्हें फाइनल के बारे में नहीं पता पढ़ लेना। स्ट्रिंग क्लास जो बनाई जाती है, देखो फाइनल बनाई गई, तो फाइनल क्या होता है, वो जानबूझ के बनाई जाती है ताकि वो इम्यूटेबल रहे और उसको कोई सब क्लास ना कर पाए। ठीक है, और रीजन क्या है इम्यूटेबल होने का? तो क्योंकि मतलब बेसिकली वी डोंट वांट इट टू चेंज, वी डोंट वांट इट टू मॉडिफाई। ठीक है, एनी मॉडिफिकेशन प्रोड्यूसेस अ न्यू ऑब्जेक्ट, दिस इज अ डेलिबरेट डिजाइन डिसीजन फॉर 4 रीजंस। फर्स्ट इज स्ट्रिंग पूल मेमोरी एफिशिएंसी, many references can safely share one pool literal only because it can't be mutated by one of them। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब बेसिकली वही था कि स्ट्रिंग पूल ऑप्टिमाइजेशन होता है कि अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स की वैल्यू सेम आ रही है तो सिंपली एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक कोई पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चीज है सिक्योरिटी। अब क्या होता है ना, स्ट्रिंग ना हमारा कई जगह यूज होता है, जैसे डेटाबेस की यूआरएल्स हो गए और पासवर्ड्स हो गए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो गए, आपको पता हो। तो इस केस में क्या होता है, हम उसे स्ट्रिंग में रखते हैं, और स्ट्रिंग को अगर कोई भी चेंज कर देगा ना, तो वो पॉइंटिंग गलत हो जाएगी उसकी। तो इसलिए हमें ये होता है कि स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, string holds sensitive values, file paths, DB URLs, usernames. If they were mutable, a value can be changed after a security check, but before it's used. ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी होती है, इसलिए हम स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, चेंज ना हो सके। थ्रेड सेफ्टी में काम आता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर इनहेरेंटली थ्रेड सेफ। अब स्ट्रिंग की जो वैल्यू है, एक थ्रेड जो रीड करेगा, दूसरा थ्रेड भी वही रीड करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर ये जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, थ्रेड के केस में स्ट्रिंग कैन बी शेयर्ड अक्रॉस थ्रेड्स विदाउट एनी सिंक्रोनाइजेशन। हैश कोड कैशिंग पे आते हैं। स्ट्रिंग जो होता है अपने हैश कोड कैश करता है। दिस मेक्स इट फास्ट एंड रिलायबल की इन हैश मैप एंड हैश सेट। ठीक है, जो स्ट्रिंग है इसका भी एक केस है, मैं समझाना चाहूँ जल्दी से। बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, एक्चुअली मुझे छोटा वीडियो बनाना था। अब जैसे हैश मैप है, हैश मैप में की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, ऐसे की हुआ, सपोज करो मैंने शुड यूज किया एंड वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब जो हैश मैप यूज करता है ना, हैश मैप क्या करता है, अगर मैंने हैश मैप में की वैल्यू स्टोर किया ऐसे, ठीक है, तो हैश मैप इस की का हैश कोड निकालेगा और स्टोर कर देगा इस हैश कोड के अराउंड, जो भी कुछ भी हैश कोड हो, एनीथिंग, बहुत रैंडम वैल्यू रखे, इसके अराउंड 5 स्टोर कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सुट की वैल्यू चेंज कर दी, सपोज करो मैंने की को किसी तरीके से चेंज कर दिया, तो हैश कोड चेंज हो जाएगा, तो फिर हम दोबारा वैल्यू 5 है ना, हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें स्ट्रिंग इम्यूटेबल चाहिए। ठीक है, अब इंटरव्यू टिप आपके लिए है कि इफ यू ओनली रिमेंबर वन रीजन से हैश मैप कीज इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। हाँ, हैश मैप कीज के बारे में याद रखना, जो लास्ट एग्जांपल थे, एंड द फॉलो अप दे यूजुअली आस्क, वो खुद ही पूछ लेंगे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से चारों याद रखो यार, 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, या स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर वर्सेस स्ट्रिंग भी आता है क्वेश्चन। तो स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर का डिफरेंस ये है कि दोनों म्यूटेबल हैं, दोनों चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। अब फर्दर क्या है, थ्रेड सेफ्टी। स्ट्रिंग बफर में थ्रेड सेफ्टी होती है, उसमें सिंक्रोनाइज वर्ड्स होते हैं उसके मेथड्स के लिए, स्ट्रिंग बिल्डर में नहीं होते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि आप जब सिंक्रोनाइज यूज करो, समझ लो एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है वो बंदा ऑब्जेक्ट कुछ भी काम करने के लिए, तो वो स्लो हो जाता है कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर। इंट्रोड्यूस किया थे, कब हुए थे, ये जरूरी नहीं है हमें टेक्निकल एस्पेक्ट से। एस्पेक्ट यूज कब करना है कि स्ट्रिंग बफर को थ्रेड्स के टाइम पे यूज करो, कॉन्करेंसी वगैरह के टाइम पे। स्ट्रिंग बिल्डर बफर इज यूज्ड बाय ओनली वन थ्रेड उस केस में। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है। नाउ व्हेन शुड यू यूज एन एरे एंड एरे लिस्ट? यार अगर आपको एरे पता हो, ठीक है, ये आंसर आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है, उसका फिक्स साइज होता है, एरे लिस्ट का डायनेमिक होता है।
ठीक है। नेक्स्ट एरे में क्या होता है कि उसमें एरे में तुम प्रिमिटिव वैल्यूज स्टोर कर सकते हो और तुम एरे लिस्ट को तब यूज करते हो जब उसके बिल्ट इन मेथड चाहिए, हेल्पर मेथड चाहिए, ठीक है। एरे है, ये प्रिमिटिव है, पुराना है, सबसे पहले आया था तो ये फास्ट होता है, लोएस्ट मेमोरी एक्सेस है, क्योंकि देखो जो एरे लिस्ट है ना वो भी इंटरनली एरे ही यूज करता है, ठीक है। बट उसका मेथड ऐसे लिखा है कि सपोज करो एरे लिस्ट के अंदर एरे ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एक लॉजिक ले रहे हैं कि देखो भाई इसका साइज 5 हो जाए तो इस जो एरे यूज किया इसका साइज तुम बढ़ा के 5 से 10 कर देना और वो यूज करना एरे लिस्ट में, ठीक है। इस तरह से लॉजिक होता है। तो एरे क्या होता है कि यू कैन यूज इट व्हेन यू नीड मल्टी डायमेंशनल डेटा, इस तरह से। एंड अगर तुम्हें रिसाइजेबल साइज चाहिए तो एरे लिस्ट यूज कर लो, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एरे लिस्ट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर? अब ये ध्यान रखना कि एरे लिस्ट मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि वो इंटरनली एरे ही यूज करता है, तो यस इट डज मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। जिस ऑब्जेक्ट ऑर्डर में आप ऐड करोगे उसी ऑर्डर में चीजें स्टोर होंगी, लेकिन हैश सेट हैश मैप में यू डू नॉट गारंटी ऑर्डर, एंड लाइक लिंक्डइन हैश मैप, लिंक्डइन हैश सेट में यू प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। तो guys, this was the round one answers to the questions asked for Capgemini. I hope it helps. Will in next video we are going to do round two. Okay, let's move on to next.